मैं आपसे इतने हक से तो आपसे सवाल पूछ सकती हूँ, आप हक ना दे तब भी मैं वो सवाल पूछूंगी। आप ये कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप सबको ये मालूम था कि गारंटी है किसी को पता ही नहीं पड़ेगा अंदर क्या खेला होगा और आप खेल कर गए? नहीं, मैं फिर बोल रहा हूँ, ये तो इसमें गारंटी वाली कौन सी बात है? वो तो सभी सांसद को पता होता है, गुप्त मतदान है, सबको पता है सीक्रेट बैलेट है, उसमें बताने वाला तो कुछ है नहीं ना। वो तो सभी को पता होता है सीक्रेट बैलेट से वोटिंग हो रही है, और इसका कोई ऐसा तो है नहीं कि भाई इसको पता होता है कौन कहाँ वोट कर रहा है, और इसलिए क्रॉस वोटिंग के चांसेस होते हैं। अच्छा, फिर इस लिहाज से कुलदीप भाई बस इतना बता दीजिए, नैतिक जीत किसकी हुई? किसकी नैतिक जीत हुई? देखिए, नैतिक जीत किसकी हुई किसकी नहीं हुई, ये निश्चित रूप से एक बात ही है कि विपक्ष में कौन लोग गए, किधर किसकी वोट हुई। मुश्किल है आज थोड़ा, मैं समझ पा रही हूँ। पंकज जी, आप ट्राई करेंगे? जो थे उनसे खड़ा रहा, उसमें तो कुछ है नहीं ऐसा। पंकज सर, नैतिक जीत किसकी हुई? किसकी हुई? नैतिक जीत विपक्ष की हुई। नैतिक जीत इसलिए हुई, आप इस वाक्य का माहौल मत उड़ाइए। नैतिक जीत इसलिए हुई कि विपक्ष ने कम से कम क्रॉस वोटिंग कराने की कोशिश नहीं की। होती या नहीं होती अलग बात है, और सत्ता पक्ष के पास भारी बहुमत था, तो राष्ट्रपति पद का चुनाव उनके उम्मीदवार को जीतना ही था। लेकिन इसके बावजूद क्रॉस वोटिंग कराने की कोशिश अगर की तो किसने की? सत्ता पक्ष ने की। नहीं, सेंधमारी। आप इस सेंधमारी को, पंकज जी, नहीं पंकज जी, मुझे सुनिए, मैं एक तो आपके रहते मैं माहौल उड़ाना भी चाहूँ तो नहीं उड़ा पाऊंगी। आपकी इतनी इज्जत करती हूँ, मैं चाहूँ तो भी नहीं कर पाऊंगी। नहीं, मेरा नहीं, आप इस वाक्य कहा कि नैतिक जीत। हाँ, बस वो जहाँ मैं इशारा कर रही थी आप वहाँ पहुँच गए हैं। मैं एक बहुत सिंपल सा सवाल पूछ रही हूँ। आप लोगों ने, याद है 2024 लोकसभा चुनाव के जब रिजल्ट आए थे, आपने कहा ये सब बैसाखी पर हैं, ये टीडीपी और जेडीयू ऐसे सेकंडों में औकात दिखा देंगे भारतीय जनता पार्टी को। मैंने सुना है अपने कानों से सर ये बात, और इस बार आपने कहा था ये तो मोदी जो हैं ये इतना भाई साहब जिसे कहते हैं सब पर डोमिनेट करते हैं कि जैसे ही मौका मिलेगा फौरन ये उस चंगुल से निकल जाएंगे। सर, ना टीडीपी निकला, ना जेडीयू निकली, चंगुल से एक सांसद तक नहीं निकल पाए। मतलब सोचिए, जिसकी तरफ आप लोग बार बार इशारा करते हैं, कांग्रेस के अध्यक्ष हाथ पकड़ पकड़ के जिनको ले भी जा रहे थे, वो भी सर जो हैं टिके रहे जहां पर पार्टी की लाइन और लेंथ थी। कौन गया इधर से उधर? आप बताएंगे, इंडिया गठबंधन के साथ ही बताएंगे। क्यों? ये कितने मिलने थे सर इसको वोट? मिलने थे लगभग 440 के आसपास, और पा कितने जाते हैं सर? 452। कैसे पा जाते हैं ये लोग? 12 वोट ज्यादा मिले, वो सेंधमारी है ना। तो आप इस सेंधमारी को एक उपलब्धि के तौर पर पेश करना चाहती हैं तो करिए। भारतीय जनता पार्टी इसको एक उपलब्धि के तौर पर पेश करना चाहती है तो करे। लेकिन देखिए, उपराष्ट्रपति के इस चुनाव में हुआ क्या? नरेंद्र भाई मोदी के लश्करियों ने शुरू से क्या हल्ला मचाना शुरू किया कि पी सुदर्शन रेड्डी को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाकर कांग्रेस ने, विपक्ष ने न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर, उसकी स्वायत्तता पर हमला किया है। गजब का कुतर्क चल रहा था। अरे रेड्डी साहब तो 14 साल पहले सुप्रीम कोर्ट के जज की जिम्मेदारी से रिटायर हो चुके। जब आपने सुप्रीम कोर्ट के एक चीफ जस्टिस को सेवानिवृत्त होने के महज 4 महीने के भीतर राज्यसभा में नामजद कर दिया था, क्या न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सुदृढ़ बनाने के लिए ऐसा किया था? तो मालूम है ना कि एक वकील साहिबा भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता थी महाराष्ट्र में, आज वो हाई कोर्ट की जज हैं। तो उनको जज बनाने से न्यायपालिका के नैतिक मूल्य मजबूत हो गए। नहीं पर सर ये तो फिर उस लिहाज से कुतर्क हो जाएगा ना कि भाई न्यायपालिका के एक सबसे बड़े चेहरे को राज्यसभा का सदस्य बना दिया गया था कि नहीं बना दिया गया था? पंकज जी, इतिहास के पन्ने पलटे जाएंगे तो फिर मैं यही कह रहा हूँ कि विपक्ष के उपराष्ट्रपति फिर उसके बाद राज्यसभा के बाद वापस से जज भी बना दिया गया, वापस जुडिशरी में भी लाया गया। सर मतलब ऐसा तो मैंने कभी नहीं सुना ना देखा। ये सिर्फ तभी हुआ जब कांग्रेस सत्ता में थी कि पहले उनसे कहा इस्तीफा दिलवा दीजिए, फिर राज्यसभा पहुंचाएंगे, फिर राज्यसभा में काम हो जाएगा, फिर उनको वापस जुडिशरी में ले जाएंगे। ऐसा कहीं देखा आपने पंकज जी? बताइए। अरे रूपिका जी, आपने ऐसा कहीं देखा कि हाई कोर्ट के एक जज साहब को, जो उसी हाई कोर्ट में वकालत करते थे, उसी हाई कोर्ट में जज बन गए, फिर उन्होंने उस राज्य की सरकार के खिलाफ पता नहीं क्या क्या फैसले सुनाए,
और 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले मार्च के महीने में इस्तीफा दिया। 2 दिन बाद भारतीय जनता पार्टी में भर्ती हो गए और उसके 2 दिन बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी की जनसभा में उनके मंच पर थे, उनको लोकसभा टिकट दे दिया और आज वो लोकसभा में है। तो 4 दिन की उनकी जिंदगी में 4 दिन में 4 चांद लग गए। मैं तो बात इसकी कर रही हूँ कि आप लोग वोट चोरी कर रहे थे कि ये लोग वोट चुरा रहे हैं। सर ये लोग तो सांसद चुरा कर ले गए हैं, अनंत विजय जी, सांसद चुरा के। और जहां से शुरू हुआ था, खबरें क्या आ रही है कि महाराष्ट्र में रातों रात चीजों को बदल दिया गया, रातों रात ये कर दिया वो कर दिया ये। और सबसे बड़ी खबर यही आ रही है कि शिवसेना उद्धव वहां और शरद पवार जी के यहाँ से, हो सकता है वहां से कोई खेला हुआ। मुझे तो बस जानकारी मिल रही है सूत्रों के हवाले से। नहीं, पंकज जी के साथ फायदा ये है कि वरिष्ठ बहुत हैं, तो इनको बहुत सारी चीजें याद रहती है, लेकिन उसी सुविधानुसार ये भूल भी जाते हैं। जैसे अभी असम वाले जस्टिस का उदाहरण आपने हल्के से दिया तो वो दूसरे पे चले गए। अरे पंकज जी, हाई कोर्ट के बहुत सारे जज उसी में प्रैक्टिस करने वाले वकील बनते हैं। अभी भी इलाहाबाद हाई कोर्ट में बहुत सारे जजों की नियुक्ति हुई है जो वहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं, वकालत कर रहे हैं। आप कुछ और सोच के आइए। मुझे लगता है कि ये नैतिक जीत वीत की बात जो है, और न इसका कोई माहौल नहीं उड़ा रहा है। मैं कल से देख रहा हूँ रूबिका जी कि कल से एक ये नैरेटिव सेट करने का प्रयास किया जा रहा है कि इस बार विपक्ष के उम्मीदवार को ज़्यादा मत प्रतिशत मिले हैं। और इस बात की चर्चा न सिर्फ कम्युनिकेशन हेड कर रहे हैं बल्कि बाकी लोग भी कर रहे हैं। अरे भैया, ये तो देख लो कि पिछली बार बीजेपी के पास 303 सीटें थी, इस बार 240 सीटें हैं, तो मत प्रतिशत तो ऐसे ही गिरेगा। तो इसमें कौन सी नैतिकता और कौन सा अंक गणित? ये तो बड़े कमजोर गणित के विद्यार्थी इस प्रकार के फॉर्मूले को लेके आते हैं। ओके, मेरे साथ सुधांशु जी भी जुड़ चुके हैं, लेकिन उससे पहले सुधांशु जी आपके पास आऊं। विवेक श्रीवास्तव जी, क्या से क्या हो गया? नहीं, बात नैतिक अनैतिक की नहीं है। पहली चीज तो 12 वोट हमारी तरफ से अगर गए हैं और हमारे घटक दलों की तरफ से गए हैं तो मेरे ख्याल से क्या नैतिक और क्या अनैतिक, अब वी शुड ओन इट अप। इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई डिप्लोमेसी नहीं है। फॉल्ट हमारी है। अगर हमारी तरफ से 12 वोट गए हैं, 12 मेंबर पार्लियामेंट्स गए हैं, उन्होंने क्रॉस वोटिंग करी है और एनडीए के कैंडिडेट के फेवर में करी है, then we have failed in that and we should acknowledge it, number 1। नहीं, मायूस मत होइए। अरे क्या आप इतना मायूस नहीं है, वो है ये नैतिक जीत तो हुई है ना, इतना मान लीजिए ना आप। नहीं, हमारा कैंडिडेट बेहतर था, मेरा ये मानना है। आज हमारे नए वाइस प्रेसिडेंट आ चुके हैं, तो अब ये कहना तो उचित नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा इलेक्शन के पहले जो हमारा चॉइस ऑफ कैंडिडेट था वो हमें लग रहा था कि वो बेहतर है, उसकी क्रेडिबिलिटी बेहतर है और परफॉर्मेंस बेहतर होती है। ऐसी आंध्र प्रदेश के वाईएसआरसीपी को भी आप साथ ना ला पाए, आंध्र प्रदेश का ही कैंडिडेट ले आने के बावजूद, और आप लोग कह रहे हैं कि इन लोगों को हरा देंगे। नहीं, अच्छी बात है। तेलंगाना की बीआरएस को नहीं ला पाए प्रभु आप। तेलंगाना में पैदाइश हुई जिस कैंडिडेट की, आप उसे नहीं ला पाए और आप कहते हैं कि इन लोगों को आप कड़ी जो है टक्कर दे देंगे। फिर आप कहते हैं हमारा एका है, हम मजबूती से खड़े हुए हैं। बिल्कुल, कम से कम जब वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन है तो नेशनल इलेक्शन है, एक नेशनल पोजीशन के लिए है, उसमें क्षेत्रवाद ना हो, स्टेट पॉलिटिक्स ना हो। मेरे ख्याल से ये एक अच्छा ट्रेंड है और इसको वेलकम करना चाहिए कि देश मेरिट को देखे, ना ये कि ये बिहार का कैंडिडेट है तो बिहार को मानना पड़ेगा आपके ऑप्टिमिज्म को। हाँ, वो शाहरुख खान का तो डायलॉग आप ही लोगों पर, हार कर क्या है वो, जीती बाजी हार हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं।